हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने जीडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, झारखंड बोर्ड का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को झारखंड बोर्ड का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th हिंदी का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा दिखेगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा सभी को अच्छी तरीके से आप सभी को याद कर लेना है, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप सभी को देना है। ये आपका MCQ क्वेश्चन आंसर है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। चलिए इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होती है जिससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या सही आंसर होगा। देखिए, पहला नंबर, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? पहला ऑप्शन है अभिशाप, दूसरा वरदान, तीसरा अध्ययन, चौथा विश्लेषण। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है? पहला ऑप्शन है स्क्रीन, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड, चौथा प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्क्रीन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? पहला ऑप्शन है आदमी के आंख के बराबर, दूसरा आदमी के मुंह के बराबर, तीसरा आदमी के नाखून के बराबर, चौथा आदमी के उंगली के बराबर। तो आपका जो पैसेज दिया हुआ है उसमें आदमी के नाखून के बराबर लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, कंप्यूटर की मेमोरी में किसको सुरक्षित रखा जाता है? पहला देखिए अंकों को, दूसरा सूचनाओं को, तीसरा गणनाओं को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। सूचना में आपका अंक भी आ जाएगा, गणना भी आ जाएगा, तो यहाँ पर सूचना ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, देखिए श्रमसाध्य का क्या अर्थ होता है? श्रमसाध्य का क्या अर्थ होता है? पहला देखिए कठिन परिश्रम, दूसरा आराम, तीसरा साधना, चौथा माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कठिन परिश्रम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुने। 6 नंबर देखिए, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः खाली स्थान थे। पहला ऑप्शन है पाखंडी, दूसरा साधु, तीसरा साहब, चौथा धर्म गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, साधु थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और सितंबर तक आप सभी को जो कुछ भी पढ़ना है, आपका सिलेबस में जो भी दिया हुआ है सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में सितंबर तक का पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। देखिए 7 नंबर, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? पहला ऑप्शन है श्रृंगार भाव, दूसरा विरह भाव, तीसरा ईश्वर भक्ति का भाव और चौथा वैराग्य भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईश्वर भक्ति का भाव। फिर देखिए 8 नंबर, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? पहला ऑप्शन है बच्चे उछल रहे थे, दूसरा ऑप्शन है खेत में धान रोप रहे थे, तीसरा गा और नाच रहे थे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
बच्चे उछल रहे थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं, पहला ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा यशपाल, चौथा यतीन्द्र मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पहला ऑप्शन है पान वाले को, दूसरा मूर्ति को, तीसरा कैप्टन चश्मे वाले को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कैप्टन यानी कि चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था। पहला ऑप्शन है बेहद बूढ़ा, दूसरा मरियल सा, तीसरा लंगड़ा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। बेहद बूढ़ा भी था, मरियल सा भी था और लंगड़ा भी था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे। यह कौन वाक्य है, कौन सा वाक्य कौन सा भेद है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा उपवाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा संयुक्त वाक्य। संयुक्त यहाँ पर देखिए या शब्द आया हुआ है तो इसलिए संयुक्त है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता वाच्य का प्रकार बताएं। पहला ऑप्शन देखिए कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा भाववाच्य। पंछियों से उड़ा नहीं जाता यहाँ पर भाववाच्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर, सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है। यह कौन सा वाक्य है। पहला मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सरल वाक्य। यह सरल वाक्य है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाच्य का कौन सा भेद है। बताइए कौन सा भेद है वाच्य का। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कर्मवाच्य है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो देखिए निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें। आप लोगों का जो पाठ है वहीं से ये गद्यांश दिया हुआ है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक की एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ये आपका चैप्टर से ही है बाल गोविंद भगत से। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन का नंबर, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, तो पैसेज का क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इसे हटकर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी अपना आचरण साधु वैराग्यों सा रखते थे। उनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर थी। वे रूप रंग से गोरे और मंझोले कद के व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी लंबी थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ख नंबर, अगला क्वेश्चन पैसेज का ही है। देखिए उनका चेहरा कैसा लगता था। तो इसका उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत के बाल पक गए थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। फिर देखिए ग नंबर, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी। तो इसका उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे। वे कमर में केवल लंगोटी बांधते थे।
उनके सिर पर कबीरपंथी की सी कनपट्टी होती थी। अगर देखिए जाड़े में वे अपने ऊपर काला कंबल ओढ़ लेते थे। फिर देखिए घ नंबर, वे किस प्रकार का टीका लगाते थे और माला पहनते थे। या आप लोगों से दूसरे तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, भगत जी गले में क्या पहनते थे। तो इसका उत्तर देखिए, वे मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे और औरतों की तरह टीका लगाते थे। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का बुक है, वहीं से एक कविता का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है बादल चैप्टर का, तो इसको पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको नीचे मिलेगा, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो बादल आप लोगों का बादल कविता से है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है। यह आकाश मानो धरती का संरक्षक है, क्योंकि कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती पर छाया कर दे और उसे वर्षा का जल प्रदान करे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, कवि बादल के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करता है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि बादल को सुंदर और काले घुंघराले बालों वाला बताता है। यह बाल कल्पना के समान प्रतीत होता है, इसके अंदर बिजली की छवि समाई रहती है। कवि बादल का मानवीकरण करता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है या क्यों कह रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। निराला को बादल की गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला घ नंबर, कविता में विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए, विद्युत छवि उर में से तात्पर्य है बादलों के भीतर बिजली की चमक कौंधती है। इसका प्रतीकार्थ यह है कि बादलों में क्रांति की कड़क और शक्ति होती है। अगर देखिए अंग नंबर, ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है। तो इसका उत्तर देखिए, बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है मानो किसी बच्चे के काले घुंघराले और सुंदर केस हो। रूप, रंग और फैलाव की समानता के कारण बादलों की कल्पना ललित काले घुंघराले बालों के लिए की गई है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं अगला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद की व्याख्या करें। तो आप लोगों का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाक्य की परिभाषा लिखें या वाक्य के भेदों की परिभाषा लिखें, या आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सा वाक्य है पहचानने के लिए। तो इसको हम लोग एक बार पूरा कवर कर लेते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है, 3 प्रकार से हैं। पहला देखिए सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम लोग देखते हैं सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाए जाए, अथवा जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। देखिए नेक्स्ट संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे या शीतल पिएंगे, यहाँ पर देखिए या है तो संयुक्त वाक्य है। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए किंतु है, ये संयुक्त वाक्य है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से एक उपवाक्य प्रधान होता है और
शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है, तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य मालिक ने कहा और आश्रित कि कल छुट्टी है या रहेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला ख नंबर, जो छात्र परिश्रमी होता है वह सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए प्रधान उपवाक्य है वह सभी को अच्छा लगता है, और यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है जो छात्र परिश्रमी होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। आप लोगों का बुक से क्वेश्चन आंसर है। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो बताना है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर रोना या सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती थी। वह सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी, फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लड्डू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती। इस प्रकार माँ के हट से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था, तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते, पर बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। हमारे विचार से वह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर देखिए, उद्धव की व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। देखिए क नंबर, वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर देखिए, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। क नंबर, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। ख नंबर देखिए, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश से भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। आगे देखते हैं 4 नंबर, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पान वाला साक्षात पान भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह पर भी पान ठूसा था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसौड़ और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था, उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? तो इसका उत्तर देखिए, कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक की नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा
मांगने पर कैप्टन दूसरा वाला चश्मा न होने पर मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषता लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची ठेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते थे? बताना है कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते थे। तो इसका उत्तर देखिए, कवि आत्मकथ्य लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते थे। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथ्य में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है, इसलिए कवि आत्मकथ्य लिखने से बचना चाहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधान अध्यापक के पास छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेवा में प्रधानाचार्य, फिर यहाँ पर जो भी आपका स्कूल है स्कूल का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जिला स्कूल हजारीबाग। फिर नीचे यहाँ पर दिनांक लिखना है, जिस दिन एग्जाम दीजिएगा उसका डेट लगा दीजिएगा। विषय देखिए छात्रावास में स्थान के लिए, फिर लिखना है महोदय। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ से रोज रोज आना जाना मेरे लिए संभव नहीं है और इसमें मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ने की संभावना है। अतः अनुरोध है कि विद्यालय के छात्रावास में मुझे स्थान देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नीचे यहाँ पर लिखना है आपका नाम, कक्षा लिखना है, चाहते हैं तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं, रोल नंबर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप लोगों का जल्द ही हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर ही लेना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और बाकी सब्जेक्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।